कौन से अधिनियम से प्रावधान किया गया है? कौन से एक्ट से किया गया है भाई? ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही किया गया है। यस, बट तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। हमारे देश में लोग अपने पढ़ाई, अपने एजुकेशन, अपने नौकरी से ज़्यादा ध्यान धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई में दे रहे हैं आजकल। अभी कुछ दिनों से और बढ़ता हुआ ये दिखाई दे रहा है। देखिए, आप किस चीज़ को मान रहे हैं, वो आप किस धर्म से हैं? आप हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, या आप किसी धर्म को नाम मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिए हैं? आप किसी भी धर्म को क्यों ना अपना रहे हों या मान रहे हों, परंतु आप अपने धर्म को मानिए, अपने कर्म को मानिए। किसी भी देखिए, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि वो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है। धर्म वो चीज़ होती है जो अच्छी चीज़ होती है, उसे हम धर्म के नाम से मानते हैं। हाँ, है ना? इसलिए धर्म नाम दे दिया गया उसे। कोई भी मतलब बेहतर कर्म जो होगा वो धर्म होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, और इसीलिए हम एक एरू कहते हैं कि जीवन कर्म प्रधान होनी चाहिए। मतलब जितना बेहतर कार्य करेंगे जीवन उतनी बेहतर होती है, पर कर्म प्रधान नहीं। कर्म ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो। मतलब कर्म तो कई लोग अच्छे भी कर रहे हैं और बुरे भी, तो बुरे कर्म नहीं करने हैं ना, उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा किसका? अच्छे कर्म का। तो आप जिस चीज को मान रहे हैं आप उस चीज को मानिए, मैं हमेशा ये कहता हूं। और दूसरे का विरोध करके स्वयं को ऊपर उठाना, ये जीवन का सबसे खराब चीज होता है। ये खुद को भी बर्बाद करता है, ये दूसरों को भी बर्बाद करता है और देश को भी बर्बाद करता है। और ये कुछ दिनों से इस चीज की लड़ाई और बढ़ती जा रही है इस देश में। यस, जो कि बड़ा खतरनाक है। लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। आज जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लोग इन सारी चीजों पे लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। ऐसे लोग जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का CO का पता नहीं, वो लोग रैली में हैं। जिनको धर्म का D पता नहीं, वो लोग रैली में हैं और वो एक दूसरे को की आलोचना कर रहे हैं। यस, ये किसी भी देश के भविष्य के लिए सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि हमने कहा कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत हमें अलग अलग रखा और शासन किया। किसी की जरूरत नहीं है हमें, हम खुद काफी हैं बर्बाद होने के लिए। और अगर देश ऐसा ही चलता रहा तो आज से 10 साल बाद खत्म हो जाएंगे हम। क्योंकि यूथ किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, एनर्जी होती है। वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो विश्व में घूम घूम के कहते थे कि भारत युवाओं का देश है, एनर्जी है, एंड हम सबसे तेजी से ग्रोथ करेंगे जस्ट बिकॉज कि जितने भी फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है वो बूढ़ी हो गई हैं। वो जापान हो, वो चाइना हो, वो अमेरिका हो। तो हम बड़ी तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि आज हम युवा देश हैं, क्योंकि आज हमारे पास वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है। यस, ये अच्छी बात थी, पर ये केवल
जनसंख्या पे दिखाई देती है इस देश में। यस, कार्य में नहीं, क्योंकि हमारा युवा तो चश्मा पहनकर युवा नेता बनने में लगा है। काला वाला पोस्टर लगा हुआ है, देखेंगे ऐसे खड़े थे। हमारा युवा तो धर्म और आदि आदि आधारों पर एक दूसरे का विरोध करके रोड में नाच रहा है। तो जब ये सारी चीजें इस देश का युवा करेगा तो इस देश के युवा का होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज, इस देश के लोगों में गवर्नमेंट जॉब को लेकर कल भी मैं बात कर रहा था, इतना डाल दिया गया है कि वो खुद का कुछ कार्य नहीं करना चाहते, तो बेरोजगारी चरम पर है। और जब मोदी जी ने ये सारी चीजों को समझा, उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारा चीज बोलना बंद कर दिया कि भारत युवाओं का देश है। शुरुआत में खूब बोला, अब देखिए वो अपने किसी स्टेटमेंट में लाइन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि बैकफायर हो जाएगा वो। क्योंकि अब बोल देंगे अगर युवाओं का देश है तो युवा अगर कार्यशील है, वर्क फोर्स है, तो देश बढ़ेगा ना। बेरोजगार रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। यस, ये सारी चीजें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए अपनी चीजों को लेकर और दूसरे की चीज को लेकर, मतलब अपनी लाइन बढ़ाइए ना, दूसरे की लाइन छोटी करने पर कभी प्रयास मत करिए। और हमेशा खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जात वर्ग या व्हाटएवर किसी से भी क्यों ना आते हों, हमेशा न्यूट्रल जरूर रहिए। नहीं तो वो आपके आंसर में झलकेगा, वो आपके वो इंटरव्यू में भी झलकेगा। क्योंकि मैं इतने बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूं, और जिन बच्चों के मॉक इंटरव्यू में सारी चीजें झलकी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक्सेप्शनल रहे हैं एक दो, और वो भी एक्सेप्शनल कुछ वजहों से सिलेक्शन हो गए, वो है ना, अपने दम पर नहीं। वो एक्सेप्शनल रहे जो दो चार लोग हुए, नहीं तो एक्सेप्शन है कि जिनकी सोच एक तरफ इंक्लाइंड होती है, कहीं ना कहीं वो अपना एग्जाम खराब कर डालते हैं। क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें चीजें उसी तरीके से दिखाई देंगी। तो जब भी आंसर इस तरीके के सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट को लेकर के क्वेश्चंस बनेंगे आगे, तो वहां पर आप अपनी बात एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ, एज पर द सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। कि कई बार दिक्कत ऐसी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको ये कह रहा होता है, आपको राइट दे रहा होता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट जब उसको इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसका, तो वो आपके खिलाफ हो जा रहा है, तो आप उसका विरोध करने लग रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना। समय के साथ अगर चीजें बदल रही हैं तो आपको उसको समझना भी पड़ेगा, क्यों वो बदल रही हैं। हाँ या ना। वो कोई कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, वो धर्म आधारित सबरीमाला वाला कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हमेशा न्यूट्रल रहना है। कभी भी किसी एक तरफ जाने का विचार अपने अंदर रखिए चीज़ों को। पर जब आप इन सारी चीज़ों, आंसर्स वगैरह में लिखेंगे आगे जाकर, तो वहाँ पर आपको न्यूट्रल होना आवश्यक है। हाँ या ना। किसी एक तरफा विचार को लेकर आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि आप एक तरफा विचार लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका पतन निश्चित है। ये वाला कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है वहाँ से। ठीक है, चलिए। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप में सबसे पहले हेडिंग बनाइए, बाय रेनुंशिएशन, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। और इतना ही नहीं, हम अपने विचारों को आजकल वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में बाढ़ की तरह लेकर आ गए हैं। अब इसको वो बच्चे देख रहे हैं जो अभी स्कूल में है। उनका माइंडसेट
उन्हीं वीडियोस से बनना चालू हो जाएगा। ये जो बड़ा खतरनाक है किसी भी देश के लिए। या तो हमारे देश की सरकार को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए कि इसे कंट्रोल करे, कुछ भी मत डाला जाए वहां। आज देख रहे हैं ना आप, इंस्टाग्राम में लाइक एंड व्यूज के लिए वो लड़के हों वो ये लड़कियां हों, कुछ भी कंटेंट जा रहा है, एकदम फर्जी कंटेंट। मतलब जिन चीज़ों को लेकर एक समय इंसान में शर्म होती थी, आज की तारीख में वो चीज़ नहीं रही यहाँ पर। वो बोलने को लेकर हो या करने को लेकर हो, सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि आने वाले ये लोग ना बर्बाद हो जाएं। यस, चलिए, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा मान लेते हैं मैं चाहूं तो मैं अपनी नागरिकता स्वयं त्याग सकता हूं, ये मेरे पास अधिकार है। अब मैं अपनी नागरिकता क्यों त्यागूंगा? मैं अपनी नागरिकता इसलिए त्यागूंगा क्योंकि अगर मुझे किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करनी है और उस देश की नागरिकता में ये क्राइटेरिया हो या कंडीशन हो कि आप अपने देश की नागरिकता त्यागेंगे तभी हमारे देश की नागरिकता आपको प्राप्त होगी, तो मुझे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ना। यस, तो मैं अपने देश की नागरिकता को त्याग सकता हूं। परंतु यदि भारत या हमारा जो देश है वो किसी युद्ध में शामिल है, ड्यूरिंग अ वॉर, मैं अपनी नागरिकता छोड़कर जाना चाह रहा हूं इसलिए कि कहीं भारत सरकार मुझे उस वॉर में शामिल ना करवा दे कि चलो लड़ो, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे यूरोप में हुआ कि वहां के लोगों को युद्ध में शामिल किया सरकारों ने क्योंकि लड़ने वालों की संख्या की कमी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो इंडियंस एंड ऑल का सपोर्ट ज़्यादा मिला तो चीज़ें मैनेज भी हुई, हथियार डेवलप हो चुके थे ठीक ठाक। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप को उसकी जानकारी नहीं थी कि कितनी लड़ाई होगी। शुरुआती दौर पर केवल उन्होंने अपने सैनिकों को उतारा, पर आने वाले समय में सैनिकों के साथ साथ वहाँ पर वहाँ के जो आम नागरिक थे उनके पुरुषों को लड़ने के लिए और महिलाओं को भोजन और हेल्थ फैसिलिटीज को देखने के लिए उतार दिया गया युद्ध में। और यही प्रावधान हमारे आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में भी दिखाई देता है फंडामेंटल राइट के, जो फंडामेंटल राइट 23 का एक्सेप्शन है, अपवाद है कि 23 क्लॉज 1, 23 का पहला पॉइंट जो क्लॉज 1 है, पहला पॉइंट, वो आपको अधिकार देता है। और 23 क्लॉज 2 ये बोलता है कि आपके अधिकार कैसे छीने जा सकते हैं। यस, हमारा फंडामेंटल राइट एक्सेप्शन पे चलता है, एक तरफ देते हैं दूसरी तरफ छीनना चालू। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 आप जैसे ही पढ़ते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्ले एंड प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आप आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 3 कि विमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पढ़ते हैं कि भाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन। मतलब एक तरफ हम अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ उसी के ही अपवाद, एक्सेप्शन चालू कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स में। यस, तो अगर वॉर के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, हमें जबरदस्ती उस युद्ध में शामिल किया जा सकता है। अब उस दौरान अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी नागरिकता छोड़ दूं तो सरकार मुझे युद्ध में शामिल नहीं करेगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वॉर के दौरान सरकार मुझे मेरी नागरिकता छोड़ने का अधिकार नहीं देगी। क्लियर हो पा रहा है? लिखिएगा। Any citizen of India or citizen of India of full age and capacity can make declaration renouncing his
इंडियन सिटीजनशिप, पैराग्राफ चेंज करके इसी में ही इंडियन सिटीजनशिप, डिक्लेरेशन रिनसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, पैराग्राफ चेंज करके हाउएवर if such declaration is made during a war in which India is engaged, its registration ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिनंसिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिनंसिंग या रिनंसिएशन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज नहीं तो खुला रह जाएगा, shall be withheld by the central government ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, पूर्ण आयु एवं क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, परंतु यदि भारत इस दौरान किसी युद्ध में शामिल है तो भारतीय नागरिक अपने नागरिकता के परित्याग की घोषणा, अगर युद्ध में है ऐसे लिखिएगा, अगर युद्ध में है तो भारत सरकार इस परित्याग की रजिस्ट्रेशन को या पंजीकरण को रोक सकती है। भारत सरकार नागरिकता के परित्याग की घोषणा के पंजीकरण को रोक सकती है। किसके पास अधिकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के पास, हाँ या ना। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी के द्वारा, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी के द्वारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, हाँ या ना, तो हमारे देश की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं कर रही है, आपने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई भी देश दो देश का नागरिक नहीं रह सकता, हाँ या ना। तो जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि आप किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो उस देश से इंफॉर्मेशन इस देश में आएगी कि आपके देश का नागरिक जो था वो यहाँ पर क्या बन चुका है, अब नागरिकता प्राप्त कर चुका है। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी
इसका मतलब यहाँ की नागरिकता आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, टर्मिनेट हो गई, करने और की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। ठीक है, लिखिएगा, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली acquires the citizenship of another country, then his Indian citizenship automatically terminates, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉट ड्यूरिंग दी वॉर, युद्ध के दौरान नहीं। हिंदी में लिखिएगा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा, युद्ध के दौरान नहीं, युद्ध के दौरान नहीं। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्टडी बनाइए, वंचित करने के द्वारा। देखिए, वंचित करने के द्वारा बाय बर्थ सिटीजनशिप पर लागू नहीं होती, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। यस, बाय डिप्रिवेशन या वंचित करने के द्वारा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपकी नागरिकता को सरकार छीन रही है। यस, आपसे वापस ले रही है, तुम उस लायक नहीं हो। यस, तो सरकार आपसे नागरिकता क्या ले रही है, वापस ले रही है। क्या क्या वजह हो सकती है? यदि आपने भारत की नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, हाँ या ना, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि आपने भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, हाँ या ना, आप लॉयल ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तीसरी, युद्ध के दौरान आपने किसी शत्रु देश का साथ दे दिया हो। यस, अब सोचिए कितना, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी हुई हैं। भारत सरकार चाहे तो इस देश में बैठे ऐसे लाखों लोगों की नागरिकता 1 मिनट में समाप्त कर सकती है। जो जब युद्ध चलता है किसी 2 देश का, तो उनके सपोर्ट में निकल लेते हैं, नहीं 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 वो हमारा देश था। यस, भारत सरकार चाहे तो कर सकती है, पर वो नहीं कर रही। आपको समय दे रही है कि आप इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रहे तो भारत के लिए प्यार रखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान के लिए नहीं। यस, सिंपल सी बात है। अब जिस देश ने हमें खाने को दिया, बड़ा किया, आज जो भी हैं इस देश की वजह से ही हैं, तो लॉयल्टी जो हमारी है वो किसके प्रति बने होनी चाहिए? हमेशा इस देश के प्रति। देश पहले, उसके बाद आपका धर्म आना चाहिए। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं देश ने ही सब कुछ दिया है। अगर होते ना, अगर नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाते तुम, फिर देख लेते। इतनी आज़ादी से ये जो जीवन व्यक्त कर रहे हैं हम, कुछ भी बोलना, सोशल मीडिया में कुछ भी डाल देना, यस, आलोचना कर लेना प्रधानमंत्री तक की, इतना आसान है किसी अन्य देश में? नहीं।
बिल्कुल नहीं। चाइना चले जाओ, वहां दिखा दो वहां के प्रेसिडेंट की आलोचना करके, नहीं कर सकते। मतलब इन देशों में लोगों के पास अधिकार बहुत सीमित हैं, ना के बराबर। सरकार ने जो तय कर दिए कुछ मापदंड, कंडीशंस, क्राइटेरियाज, उनके अनुसार ही इनको अपना जीवन यापन करना होता है। नॉर्थ कोरिया में तो आप पहनेंगे क्या, आपके हेयर स्टाइल्स कैसे होंगे, ये सब कुछ सरकार तय करती है। आप भारत में कहां घूमेंगे सरकार तय नहीं करती। आप इंडिया आइए, वीजा लेकर आइए, फिर घूमे मन लगा के इंडिया। पर अगर आपको नॉर्थ कोरिया घूमने जाना है तो थ्रू चाइना ही जाना होगा। एजेंसीज बनी हुई हैं उसको लेकर के, उन एजेंसी के थ्रू आपको उसको बुक करना पड़ेगा, टूर एंड ट्रेवल्स की, जिनको वो अधिकार दिया गया घुमाने का, और वही वो आपको देश को घुमाएंगे। ऐसा नहीं मुंह ठाक चल दिए तुम, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास खुला घूमने का अधिकार नहीं है उन देशों में। हमें देता आर्टिकल 19 फ्री मूवमेंट का अधिकार, फ्री मूवमेंट का अधिकार भारत में। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं, मतलब दूसरे घर अंदर नहीं घुस जाना है, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक प्लेस के लिए बात हो रही है। यस, कि सर आपने बोला था, मैं घुस गया था आज उसके घर पे, तो फिर उसने मुझे खूब मारा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर वो चीज़ें लागू नहीं होती भाई, एज पर द लॉ, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो उसकी प्रॉपर्टी है। आप उसकी प्रॉपर्टी में अगर बिना बताए घुसेंगे तो हाउस ट्रेसपास का आपके ऊपर चार्ज डल जाएगा और गिरफ्तार हो जाएंगे आप, हाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये तो अगर आप नागरिकता प्राप्त करते हैं, है ना, अगर आप शत्रु देश की मदद कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता क्या हो सकती है, छीनी जा सकती है। या फिर आप 7 साल या उससे ज़्यादा देश के बाहर रह रहे हैं, हाँ, है ना, और कोई जुड़ाव नहीं रहा आप देश के, इस देश के साथ, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी। यस, नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का ये नियम है, आया ना, कि एक जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपके अधिकारों को छीना जाए, कोई भी हो, वो बड़ा सा बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन उनको करना है। यस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बोला जाता है इसे। आपको बिना सुने आपके खिलाफ कभी कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। आपको सुनना अनिवार्य है। आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, आप डेली वेजेस एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, दैनिक भोगी एम्प्लॉय क्यों ना हो, आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपको भी वही अधिकार मिलते हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। यस, बिना आपको सुने आपके खिलाफ कोई जारी, और अगर की गई तो आप उसको लेकर लड़ाई लड़ा जा सकता है। यस, क्योंकि वो आपका अधिकार है। यस, चलिए, तो और अगर आपको इस देश में देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है, हाँ, या ना, चलिए उस पर बताऊंगा, पहले जो चीज बता चुका हूं उसको लिख लियो। अगर आपने क्या किया है, द सिटीजन हैज ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय द फ्रॉड, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। दूसरा, द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति क्या दिखाया हो, अनादर जताया हो, हाँ, है ना, कि तुमने फाड़ दिया किताब, बताओ, इस तरह से। तो भाई अगर तुम अनादर करोगे तो डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन तुमको अधिकार दे रहा है, तुम उससे ही लॉयल नहीं हो, तो फिर तुम्हें भारत का नागरिक होने का क्या मतलब, हटाओ। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी क्या दी हो, सूचना दे दी हो।
हनी ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलता है, हाँ या ना? समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? कौन नहीं समझता है? हनी ट्रैप क्या होता है? आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस दुनिया से परे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हनी ट्रैप का मतलब ये हो गया कि आर्मी पर्सनल्स या बड़े अधिकारी जिनके पास देश की खुफिया जानकारियां हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के आईएसआई वाले महिलाओं के माध्यम से पहले अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे जानकारियां लेते जाते हैं इस देश की। दैट इज द हनी ट्रैप कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? पंजाब में आर्मी कैंप पे हमला हुआ था, नहीं, एक पुलवामा हुआ था और एक, अरे वो आर्मी कैंप में घुसकर उन लोगों ने गोली चलाई थी और बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स को मार डाला था, है ना? मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ जगह का। अब वहाँ पर उन आतंकवादियों को आर्मी पर्सनल्स के लोकेशन की एक एक जानकारियाँ थी कि वो इस समय कहाँ सो रहे होंगे, यस, कहाँ की लाइट बंद रहती है, कहाँ अंधेरा रहता है। और ये हुआ था उस हनी ट्रिप के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसमें एक आर्मी पर्सन ने उस महिला से बात करते हुए वीडियो कॉल में वहाँ की चीज़ों को दिखाया था और इसके वजह से वहाँ पर वहाँ की जानकारी उनको बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई। यस, कि जैसे एग्जांपल के लिए बात करते करते अब सामने वाली महिला मित्र आपको कह रही है कि अरे तुम जहाँ रहते हो वो दिखाई नहीं रहे हो मेरे को और तुम तो पागल हो गए हो। नहीं, बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं पाताल लोक में ले जाकर दिखा दूंगा। फिर तुम दिखाना चालू करते हो और ये पता नहीं होता कि तुम क्या सही दिखा रहे हो क्या गलत, और उसका फायदा उठाया था आतंकवादियों ने। यस, और फिर सुबह सुबह 4-5 बजे वो अंधेरे में घुसते हैं और जहाँ पे आर्मी पर्सन सो रहे थे वो सीधे वहीं जाकर गोलियां चलाने लगते हैं। उनको इसलिए बचने का मौका नहीं मिला था। यस, फिर जब अलग अलग जगहों पर लोग सो रहे थे वो लोग उठे तो वो लोगों ने अपने बचाव के लिए कार्य किए, पर जहाँ पर वो लोग पहली बार पहुंचे वहाँ पर जितने लोग सो रहे थे वो सभी मारे गए थे, है ना? अब कोई ये बंदूक को अपने जेब में रख के नहीं सोता ना, यस, कि 6-5 बजे उठूंगा तो चलाना पड़ जाएगा कहीं, तो ये वाली हालत थी। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ लास्ट पॉइंट पढ़िएगा फिर इसको बताऊंगा। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years एंड कंटिन्यूसली। नागरिक समान रूप से भारत के बाहर कितने वर्षों से रह रहा हो? 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, हाँ या ना? अगर आपको पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई हो, बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, और अभी 5 साल गुजरे ही नहीं हैं, कितना, और इस दौरान आपको किसी अन्य देश में 2 साल की सजा हो जाती है, क्या हो जाती है? यस, कितने ईयर्स की? 2 साल की। पढ़िए, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर आपको रजिस्ट्रेशन और देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है और अभी कितने साल नहीं गुजरे हैं, और आपको किसी और देश में कितने साल की सजा मिल जाती है, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता क्या कर लेगी? क्यों? क्योंकि आप अन्य देश में भारत का नाम क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आप हमारे देश का नाम आगे ले जाएंगे, इसलिए तो हमने रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन से आपको नागरिकता दी थी। आपने बाय बर्थ नागरिकता प्राप्त नहीं की, आपने कैसे प्राप्त की? पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा।
पर नागरिकता प्राप्त करने के बाद किसी और देश में आपने ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको 2 साल की सजा हो गई, तो उस देश में आपने हमारे देश का नाम खराब कर दिया, तो हम आपकी नागरिकता क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? यह वंचित कर, लिख लीजिए। क्या था जगह का नाम? नहीं नहीं, उरी अटैक तो वहां का था, कश्मीर वाला। 370? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, उरी उरी, यस, जम्मू कश्मीर, ठीक ठीक। एक उरी हमला हुआ था और एक पुलवामा हमला हुआ था, ठीक ठीक ठीक, उरी दे दो, उरी 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 वाला प्लेस है ना। पहलगाम हमला जो उरी और, ठीक, उरी हमला ही था। हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टडी बनाएंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। वर्ष 2019 में बहुत बवाल हुआ इसको लेकर। भारत में रह रहे लोगों ने ही इसका खूब विरोध किया, पर इसको कहते हैं शिक्षा की कमी। किसकी कमी? शिक्षा की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यस, ये नागरिकता देने की बात करता है, नागरिकता छीनने की नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? और भारत में रह रहे लोग इसका विरोध इस आधार पर कर रहे थे कि हमारी नागरिकता भारत सरकार इस कानून के द्वारा छीन लेगी। कैसे छीन लेगी? मुझे भी तो बता दो। बिना पढ़े, देखिए यही कमी है कि सोशल मीडिया और किसी थर्ड पर्सन के बताने की वजह से तुम उस चीज को सही मान लेते हो। ये जीवन की सबसे खतरनाक चीज है। कभी भी किसी की सुनी हुई बातों पर कभी भी विश्वास मत करिए। स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है, पढ़ना आता है, खुद निकालें और चीज़ों को पढ़ें, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। यस, किसी के कहने पर नहीं कि ट्रिपल तलाक बिल आ रहा है उसका विरोध कर लो, किसान बिल आ रहा है उसका विरोध कर लो। क्यों? नहीं पता। यूजीसी बिल आया उसमें खड़े हो जाओ, फुल फॉर्म भी पता नहीं है उसके बावजूद। हाँ या ना, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब क्या होता है ये तक पता नहीं, पर हाँ नहीं 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 लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता नहीं। तो जब भी किसी चीज का विरोध कर रहे हैं या उसके फेवर में खड़े हैं, तो पहले उसको पढ़ कर खड़े होइए, उसकी जानकारी ले लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि एक्सेप्ट मुस्लिम्स, व्हाट, मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, यस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से भारत आए हुए हैं, तो हम इन्हें नागरिकता दे देंगे। क्या दे देंगे? मुस्लिमों को नहीं। सॉरी, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, समानता के अधिकार का। आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन देता है। मतलब आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं,
इक्वल फॉर इक्वल्स, इक्वालिटी फॉर इक्वल्स की बात होती है वहां। समानता, सॉरी अनइक्वल, समानता किसके लिए? जो असमान है ना उनके लिए नहीं, जिनके पास ऑलरेडी अधिकार है उनको लिए क्यों मैं रिजर्वेशन उनको दूं जिनके पास ऑलरेडी अधिकार है? प्रधानमंत्री आवास योजना में अडानी साहब को क्यों दूं? वो खुद घर नहीं बना सकते क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना को गांव के ग्रामीण व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके पास खुद का घर बनाने का पैसा नहीं है। यही तो समानता है कि मैं 100 मीटर की रेस दौड़ा दूं आपको। मैं आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा तो इन सारे एग्जांपल्स लूंगा कि मैं 100 मीटर का एक रेस रखता हूं। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल स्वस्थ है और एक व्यक्ति है जिसके टांग थोड़े से खराब है, वो दौड़ने में उसे दिक्कत होती है, और दोनों को मैं सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे दौड़ाता हूं। क्या ये इक्वलिटी है? नो। दोनों के लिए डिस्टेंस और समय अलग अलग होंगे, दैट इज द इक्वालिटी। आ रहा समझ? वो है समानता। तो समानता की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हमें यहां पर समानता इस आधार पर देखेंगे कि हम नागरिकता किन देशों के नागरिक को देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां पर कौन से धर्म के लोग की जनसंख्या अधिक है? क्या जिस देश में जिनकी जनसंख्या अधिक है क्या उस देश में उनका शोषण हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? भाई अगर मान लेते हैं कि एक कॉलोनी है जहां पर 100 लोग रह रहे हैं और 100 लोगों में से 90 लोग एक धर्म के हैं और 10 लोग अन्य धर्म के। ये 90 लोग आकर ये बोले कि 10 लोग हमारा शोषण कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शक्ति किसके हाथ में है? सरकार किसकी है? यस। तो ये लोग बल्कि शोषण किसका हो रहा है? इन 10 लोगों का। तो अधिकार मिलने भी किसको चाहिए? उन 10 लोगों को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जनसंख्या किसकी अधिक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द पाकिस्तान? क्या नाम है उसका? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स व्हाट? इट इज मुस्लिम कंट्री। बांग्लादेश का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। अफगानिस्तान का भी नाम वैसे। मतलब ये सभी धर्म के आधार पर बनी है, और वो भी कौन सा धर्म? इस्लाम, मुस्लिम धर्म। पाकिस्तान जब बना तो वहां करीब करीब 15% हिंदू थे और 85% मुस्लिम। एंड राइट नाउ करीब करीब 1.5% हिंदू हैं और 98.5% आर मुस्लिम्स। यस, अप्रोक्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहां पर जिनकी जनसंख्या कम थी वो शोषित थे। और आजादी के समय महात्मा गांधी के विचार थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग हमारे ही भाई हैं। भारत को जब भी उनको भारत की आवश्यकता पड़े वो भारत जरूर आए। तो जो लोग वहां शोषित हो रहे थे, जिन्हें दबाव बनाकर जिनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिनको घर से उठा लिया जाता था विवाह करने के लिए कम उम्र में, जो लोग धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं थे, कई धर्मों के धार्मिक स्थल को तोड़कर, यस, वहां पर चिकन शॉप तक खोल दिए गए। तो वहां पर वो लोग डर के मारे फिर कहां, किस तरफ भागे? भारत की तरफ, क्योंकि यहां किसकी जनसंख्या अधिक है? हिंदुओं की। और यहां पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है हमारे देश में। तो जब ये लोग भारत आए तो लंबे समय से यहां पर रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं रह रहे थे, रह रहे थे, पर इन्हें भारत में ना शिक्षा का अधिकार मिल पाता था बेहतर तरीके से इनके बच्चों को, क्योंकि ये भारत के क्या नहीं थे?
नागरिक नहीं थे, इसलिए इन्हें भारत में बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते ही नहीं थे। तो भारत सरकार ने एक कानून लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कितने 6 गैर मुस्लिम समुदायों, कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने कितने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में क्या कर लिया था। क्योंकि जब 2014 में मोदी सरकार आई, कुछ समय बाद 2015 के आसपास मोदी सरकार इस लॉ को लेकर के बात करना चालू कर चुकी थी, और जब सरकार ने इस पर बात करना चालू किया तो उधर से आने वालों की संख्या और बढ़ने लगी, और इसीलिए भारत सरकार ने इस पे कैप लगा दिया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, उसके बाद ही, हमारी घोषणा करने के बाद नहीं, उससे पहले आए हो तो देंगे, मतलब शोषित होकर आए हो तो, सुनकर आए हो तो नहीं कि नहीं नहीं बट रहा है चलो खा लें क्या भंडारा, ऐसा नहीं। अगर तुम शोषित हुए हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो तो तुमको हमको नागरिकता क्या करेंगे, देंगे। क्लियर हो पा रहा है। पर क्योंकि ये जितने लोग भारत आए थे बढ़िया वीजा लेकर आए थे क्या, पासबुक अपने पासपोर्ट से आए थे, नहीं, ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स थे, गलत तरीके से भारत आए थे, मतलब ये क्रिमिनल्स थे, इन्होंने क्राइम किया था भारत में गलत तरीके से प्रवेश करके, हाँ या ना। तो इनको नागरिकता देनी थी, पर नागरिकता देने से पहले इनको क्राइम से हटाना पड़ेगा, तभी तो नागरिक बनाओगे। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सरकार ने 2 कानून में भी बदलाव किए। पहला विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, सब अंग्रेज बनाए हैं ये सब लॉज, सोचिए अभी भी लागू हैं। पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946, जो कि सजा का प्रावधान करता है, और इसमें इनको छूट दी गई। इट एग्जेम्प्ट्स द मेंबर्स ऑफ द 6 कम्युनिटीज, मतलब उनको क्या कर दिया गया, एक्सेप्शन बना दिया गया, अपवाद, कि ये कानून इन 6 समुदायों पर लागू नहीं होती जो कितने 31 दिसंबर 2014 से पहले कहां आ चुके हैं, मतलब उनको इन कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी और उनको हम मन लगा के क्या दे देंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। आ रहा है समझ में, है ना। ये जो 2 एक्ट है वो करता क्या है, ये दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने, वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर या रहने के लिए क्या करते हैं, दंड देते हैं। उसी में इनको क्या दे दी गई, छूट दे दी गई कि तुमको दंड नहीं मिलेगा, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बधाई हो, आप भारत के क्या बन गए, नागरिक बन गए। क्लियर हो पा रहा है, अब छाप लो। आ रहा है समझ में आप लोगों को सिटीजनशिप। जब मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस समय मुझे एक चीज समझ में आई कि किसी चीज को समझने में सबसे टफ कोई टॉपिक है, कोई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज द सिटीजनशिप। और जब मैं पढ़ाना चालू किया तो वो माइंडसेट मेरे दिमाग में हमेशा था कि जो चीज को मुझे पढ़ने में कठिनाई हुई होगी वो तो बच्चों को भी होगी, तो उसको उस तरीके से पढ़ें या पढ़ाए जिससे बच्चों को क्या है, समझ में आए, है ना। सर बड़ाई तो कर दिए पर हमें समझ में आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई, है, आ गया भाई समझ में।
कलेक्टर को अधिकार दिया भारत सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि आपने ज़िले में उन लोगों को ढूंढिए और जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं और वो 6 समुदाय से हैं, उनको भारत की क्या प्रदान करिए, नागरिकता। हाँ है ना, इस तरीके से इस कानून को लागू किया गया। ठीक है भैया, हो गया, लिख लीजिए इसको भी।